स्वागत है आपका यूट्यूब के एडू अड्डा चैनल पे। तो सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में निश्चित ही सफलता दिलाएगा। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आज हम सीटेट का जो तीसरा भाग है पर्यावरण, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके प्रश्न आपके समझ पे आधारित होते हैं, इसलिए सबसे पहले आपके अंदर प्रश्नों को समझने की क्षमता होनी चाहिए कि आप कितनी जल्दी से प्रश्नों को समझ लेते हैं और फिर अपना उत्तर सेलेक्ट करते हैं। तो इसी समझ के विकास के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारी जो स्पीड है वो परीक्षा में अच्छी होती है और हम अच्छे से अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 61 लिखा हुआ है क्योंकि जो सीटेट में तीसरा वाला भाग होता है पर्यावरण का वो 61 से ही शुरू होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए कार्बोहाइड्रेट से, बी वसा से, सी विटामिन से या डी प्रोटीन से। तो भारोत्तोलकों को किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, उनकी भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए जिससे उनकी मांसपेशियां और बॉडी मास जो है वो मजबूत हो। तो इसका सही उत्तर होगा डी प्रोटीन। भारोत्तोलकों को प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती हैं। ए है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, बी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, सी पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए या डी पानी को रंग रहित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, क्योंकि जो तालाब से लाया गया पानी होता है उसमें बहुत सारे अपद्रव्य मिले होते हैं और इसी अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए पानी में फिटकरी डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी। ए श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, बी जीवों के प्लेकार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, सी विभिन्न आवाज़ों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या डी विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि जो छात्र हैं उनकी भागीदारिता को ज़्यादा इसमें मतलब उनकी भागीदारिता इस विधि से ज़्यादा बच्चों की रहती है खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ने में। तो इसका सही उत्तर होगा बी जीवों के प्लेकार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ये इसलिए ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें बच्चों की ज़्यादा भागीदारिता है। प्ले कार्ड्स की मदद से वे जो खाद्य श्रृंखला है उसको व्यवस्थित करते हैं अपने सोचते हुए। तो इस प्रकार से इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसका सबसे सही उत्तर बी होगा। अगला है, रेत और नमक के मिश्रणों को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। ए वाष्पन, अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन, बी निस्तारण, अवसादन, वाष्पन या निस्यंदन, सी अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन या वाष्पन, डी निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन या अवसादन। तो सही उत्तर होगा डी निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। इसका सही उत्तर होगा डी वाला निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। इस क्रिया जो ये क्रियाएं हैं ये क्रम से करने पे नमक और रेत का जो मिश्रण है वो अलग हो जाता है। पहले निस्यंदन होगा, फिर निस्तारण वाष्पन होगा, उसके बाद अवसादन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं और यह देखती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच का जो अंतर है उसको नहीं समझ पाए हैं। तो यह किसके कारण हो सकता है। ए यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, बी विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, सी शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है, या डी वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी।
तो इसमें सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? इस प्रश्न को पहले समझिए कि एक विज्ञान शिक्षिका हैं और बच्चों को श्वसन पढ़ा रही हैं, और पढ़ाने के बाद जब वो बच्चों मतलब उनके आकलन के लिए जब परीक्षा लेती हैं तो उनको पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे श्वसन को सांस लेना बता रहे हैं और सांस लेना को श्वसन बता रहे हैं, मतलब वो श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझ पाए हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? तो सही उत्तर होगा डी, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, या सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो इसका सही उत्तर होगा सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सब्जियों को धोकर ही काटना चाहिए और खाना बनाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है इन चारों ऑप्शन में से। तो डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है, वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। एक, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। बी, स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। सी, गुब्बारे में हवा भरना। डी, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इन चारों में से जो वायु प्रकरण को पढ़ा रही हैं शिक्षिका, और वो बच्चों को बताना चाहती हैं कि वायु में भार होता है और वो स्थान घेरती है, तो वो किस प्रकार से अपना प्रयोग करके बच्चों को दिखाएंगी जिससे उनको ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों को। तो इसका जो ए और डी ये दोनों ऑप्शन सही होगा। एक खाली उल्टा बीकर को पानी की सतह पे रखिए, मतलब एक बीकर लीजिए जो खाली हो और उसको उल्टा पानी की सतह पे रख दीजिए और नीचे की तरफ धकेलिए, तो वो उसके मतलब जो बीकर है वो जल्दी नीचे नहीं जाएगा क्योंकि उसमें हवा भरी हुई है और वो स्थान घेरा हुआ है, तो वो भी एक अपना बल लगा रहा है, उसके अंदर भी एक भार है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वायु में भार होता है और वह स्थान घेरती है। और डी वाला ऑप्शन भी सही होगा। देखिए, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। मतलब एक छड़ से 2 गुब्बारों में हवा भर के दोनों को सिरे पे बांध दीजिए तराजू की तरह, फिर उसको बराबर कर लीजिए, साम्यावस्था में कर लीजिए और तब उसके बाद एक गुब्बारे के फोड़ दीजिए। तो देखेंगे कि जो दूसरा वाला गुब्बारा बचा हुआ है वो अपनी तरफ झुक जाएगा। क्यों झुक जाता है? क्योंकि जो गुब्बारा दूसरा वाला फूट गया है उसकी हवा जो है निकल गई है। तो इससे पता चलता है कि वो जो हवा थी उसमें भी भार था और वो भी स्थान घेरी हुई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए और डी, दोनों सही हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? ए, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। बी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। सी, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्प शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। डी, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो वायु प्रदूषण पढ़ाने के लिए बच्चों को अगर आप अच्छे से समझाना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से बताएंगे वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है, तो कैसे तुलनात्मक अध्ययन करवाएंगे उनके बीच? तो इसका सही उत्तर होगा बी, विद्यार्थियों से कहना कि वो दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। इससे क्या होता है कि जो दीपावली के पहले की वायु होती है वो प्रदूषण मुक्त होती है, उसमें ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है, और दीपावली के बाद जब पटाखे उठा के फूट जाते हैं उसके बाद की वायु ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। तो दोनों प्रकार की वायु को लेकर बच्चों को दिखाया जाता है, तो उनको वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ए, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। बी, बहुत बात करना। सी, हाइपर एक्टिविटी। या डी, आक्रामक व्यवहार।
तो किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेगा बच्चा, तो शिक्षिका समझ जाएंगी कि वो बच्चा तनावग्रस्त है। तो सही उत्तर होगा आक्रामक व्यवहार। जो बच्चे आक्रामक व्यवहार करते हैं उनके अंदर कोई न कोई तनाव अवश्य रहता है। तो इस प्रकार से उनके आक्रामक व्यवहार को देख के शिक्षिका समझ जाती हैं कि बच्चे में कोई तनाव है। अगला है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। तो इस तथ्य द्वारा क्या व्याख्यायित किया जाता है ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में। ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। बी, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में कम है। डी, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। अगला है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों में समान होता है। ए, प्रजनन और भोजन बनाना। बी, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। सी, वृद्धि और प्रजनन। डी, वृद्धि और भोजन बनाना। तो इसका सही उत्तर होगा वृद्धि और प्रजनन। ये जीव जंतु और पेड़ पौधों में समान होता है, मतलब पेड़ पौधों में भी वृद्धि होता है और जीव जंतुओं में भी वृद्धि होता है। पेड़ पौधों में भी प्रजनन होता है और जीव जंतुओं में भी प्रजनन होता है। लेकिन ये जो अन्य और 3 ऑप्शन है इसमें कोई कोई मिलता है लेकिन ज़रूर एक न एक इनमें से नहीं मिल रहा है। जैसे पहले में है प्रजनन और भोजन बनाना, तो प्रजनन तो पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में होता है लेकिन भोजन बनाना जो है जीव जंतु खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, वो शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर होते हैं। तो पेड़ पौधे उत्पादक हैं, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, इसमें भी देख लीजिए प्रजनन तो सेम है लेकिन अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण ये केवल पेड़ पौधों में होता है। वृद्धि और भोजन बनाना, तो वृद्धि ये भी अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा वृद्धि और प्रजनन। अगला क्वेश्चन है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें। बी, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिस पहनें। सी, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। और डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसमें से जो सबसे सही है वो कौन सा होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए और सी, ये दोनों सही होगा। दिन में 2 बार ब्रश करें और सी वाला है मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। तो सही उत्तर होगा सी, ए और सी। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ये 3 वेन आरेख दिए गए हैं और तीनों को अलग अलग भाग में बांटा गया है। एक में है जमीन पे रहने वाले जीव जंतु को रखा गया है और एक में पानी में रहने वाले जीव जंतु को रखा गया है और तीसरे में अंडे देने वाले जीव जंतु को रखा गया है। तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु ऐसा है इनमें से चारों में से जो कि मतलब वो ज़मीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और अंडे भी देता है। तो सही उत्तर होगा मगरमच्छ। मगरमच्छ ऐसा जंतु है जो पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है और अंडे भी देता है। तो सबसे सही उत्तर यही है, डी वाला। अगला है, के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो यहाँ पे आप किसके लिए लगा सकते हैं, किसके लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए, पानी को साफ करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए ही उसमें हवा वाला पंप रखा जाता है जिससे मछलियां आसानी से जीवित रहती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 74 तक क्वेश्चन किए हैं और इसमें से देखिए आपको कितना मतलब आपका सही हो रहा है।